अब हम बात करेंगे 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में प्राचीन भारत की अर्थव्यवस्था। देखिए लगभग 600 ईसा पूर्व 600 बीसी की बात कर रहा हूँ से लेकर के 300 बीसी के बीच का जो काल है उसे हम बौद्ध काल या द्वितीय नगरीकरण का काल, द्वितीय शहरीकरण का काल, एनबीपी कल्चर यानी उत्तरी कृष्ण माजिद पात्र परंपरा वाली संस्कृति का काल, पुनर्जागरण काल, बौद्ध काल, ठीक है ना, या धार्मिक पुनर्जागरण का काल इत्यादि नामों से जानते हैं, या महाजनपद काल के नाम से भी जानते हैं। इस काल में आर्थिक क्षेत्र में बहुत बड़े बदलाव हुए। इस काल में शहरों का पुनरुत्थान हुआ, लोहे का अधिक प्रयोग हुआ। लोहे का प्रयोग न केवल युद्धास्त्रों के लिए बल्कि कृषि यंत्रों के लिए भी व्यापक प्रयोग होना शुरू हो गया। इसीलिए इस काल को लौह काल के नाम से भी जानते हैं। वाणिज्यिक फसलें जैसे चावल, कपास, ईख की विस्तृत खेती होने लगी। शहरों का उदय हुआ, विकास हुआ, उद्योग धंधों का और अधिक विशेषीकरण हुआ। ठीक है, तेज स्थानीय और दूरस्थ व्यापार जिसकी पुष्टि विभिन्न आस्तिकों की प्राप्ति से होती है। इसके द्वारा हम 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में होने वाले व्यापारिक गतिविधियों और आर्थिक जीवन से परिचित हो पाते हैं या समझ पाते हैं। पुरातात्विक दृष्टि से इस काल को एनबीपी फेज भी कहते हैं, क्योंकि अब तक इलाहाबाद और भागलपुर के बीच में लगभग 450 से अधिक एनबीपी साइट प्राप्त हो चुके हैं, जो कि विभिन्न गांवों और विस्तृत कृषि बस्तियों की पुष्टि करते हैं। इसका वर्णन हमें पाली साहित्य में भी मिलता है और ये पुरास्थल शहरों और ग्रामों के बीच घनिष्ठ संबंधों की पुष्टि करते हैं, क्योंकि जहरा जैसा शहरी स्थल में उसके चारों ओर बसे गांव में भी एक जैसे ही मृदभांड मिलते हैं। अगर देखा जाए तो गंगा और मालवा के क्षेत्र में ऐसे उच्च वर्ग का उभार हो चुका था जो बहुमूल्य पत्थर, डिलक्स मृदन भांडों का प्रयोग करता था। लोहे का प्रयोग, कृषि का विस्तार हुआ, सिक्कों का प्रचलन हुआ और व्यावसायिक विकास का परिणाम यह हुआ कि एक जटिल ग्रामीण और शहरी अर्थव्यवस्था का विकास होने लगा। अब हम बात करेंगे कृषि अर्थव्यवस्था की, एग्रेरियन इकोनॉमी की। बहुत से समकालीन स्रोतों से जानकारी मिलती है कि बहुत से ग्रामीण केंद्रों की अर्थव्यवस्था का अपना एक रूप था। विभिन्न ग्रामीण समुदायों के भूमि पर अधिकारों का विवरण मिलता है। ऐसे गांव जिनमें विभिन्न जातियों समुदायों के लोग रहते थे, इस प्रकार के गांव अधिक थे। अर्ध शहरी गांव एक प्रकार के व्यवसायिक केंद्र थे, अन्य गांवों के लिए एक बाजार का काम करते थे। और जंगलों की सीमाओं पर स्थित गांव थे जिनका शिकारी बहेलिए रहते थे। तो पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोतों से स्पष्ट है कि नई बस्तियां बसी, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था विकसित हुई। ग्रामीण क्षेत्रों का मुख्य धंधा खेती करना था और कृषि क्षेत्र के विकास में और तकनीकी उपलब्धियों का कृषि उत्पादन अब अधिशेष की स्थिति में पहुंच गया था, यानी सरप्लस प्रोडक्शन होने लगा। और बिना जंगलों को साफ किए बिना कृषि क्षेत्र में इतना महत्वपूर्ण विकास तो संभव था ही नहीं। यद्यपि जंगलों को जला करके साफ करने की प्रथा पहले से ही प्रचलित थी, परंतु भूमि को और अधिक उर्वरा और जोतने योग्य बनाने के लिए आवश्यक था कि पेड़ों को जड़ों से ही साफ किया जाए, और ऐसा करना बिना लोहे के कुल्हाड़ी के संभव नहीं था। फावड़ों की सहायता से छोटे छोटे जमीन के टुकड़ों पर तो कृषि संभव थी, परंतु इतने बड़े पैमाने पर कृषि कार्य संभव नहीं था। और न ही लकड़ी की हल की फाल से संभव था, क्योंकि लकड़ी के हल से गंगा के ऊपरी हिस्से पर जहाँ जमीन नरम थी पर खेती तो की जा सकती थी, पर पटना की सख्त जमीन का तो लोहे वाली फाल के हल से ही जोता जा सकता था। ठीक है ना। तो समकालीन साहित्यिक प्रमाणों से लोहे के फाल के द्वारा खेती की पुष्टि होती है। और ऐसे एक फाल कौशाम्बी में, दूसरा वैशाली से मिलता है। कृषि यंत्रों की बात करें तो लोहे के कुल्हाड़ी कौशाम्बी, बनारस, वैशाली, पटना, प्रहलादपुर, चंपा इत्यादि से प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से देखा जाए तो इस काल में बड़े पैमाने पर कृषि का विकास हुआ। लोहे के प्रयोग की वजह से बड़े पैमाने पर जंगली भूमि को खेती योग्य बनाया गया। अब अगला क्या है, पशुधन या पशुपालन। देखिए, बुद्ध की अहिंसात्मक नीति और बौद्धिक यज्ञों और पशुबलि के खिलाफ आवाज़ ने पशुधन रक्षा में महत्वपूर्ण योगदान दिया, क्योंकि कृषि कार्य में पशुधन बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होते हैं। बौद्ध साहित्य में पशुओं के महत्व पर प्रकाश डालते हुए वर्णन किया गया, चूँकि पशु अन्न, शक्ति और सुंदरता वैभव के दाता हैं,
अतः पशुवध नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार से बौधायन धर्मसूत्र के अनुसार दूध देने वाली गाय और भारवाही बैल का वध करने के लिए चंद्रायण के कठोर प्रायश्चित का विधान है। चंद्रायण व्रत करना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए पाली और वैदिक साहित्य में गौ हत्या न करने के पक्ष में अनेक संदर्भ प्राप्त होते हैं, ठीक है। अगर देखा जाए नगरों का उदय, तो बुद्धकालीन भारत की जनसंख्या विशेषतः नगर घनी आबादी वाले होते थे, क्योंकि बुद्ध साहित्य में बुद्धकालीन नगरों के वर्णन उन्हें बहुजना या आकृष्ण मनुष्य कहकर बताया गया है। बुद्धकालीन भारत के छोटे बड़े नगरों की संख्या पाली परंपरा के अनुसार 84,000 बताई गई है। मलल शेखर का कहना है कहीं कहीं इसको घटा करके 60,000, कहीं कहीं तो 4,000 बताया गया, परंतु इससे कम कभी नहीं किया गया। तो बुद्धकालीन भारत के 20 नगरों का उल्लेख है, जिसमें वाराणसी, श्रावस्ती, वैशाली, मिथिला, कौशाम्बी आदि का उल्लेख किया जा सकता था। आज की तरह बुद्ध काल में भी लोगों का पेशा कृषि था और राजा का यह कर्तव्य माना जाता था कि उसके जनपद में जो लोग कृषि करना चाहें उन्हें वह बीज की सहायता दे। कृषि कर्म में उस समय किसी जाति या का विशेष पेशा नहीं माना जाता था। हम मगध में एक नाला ब्राह्मण ग्राम के कशी भारद्वाज ब्राह्मण को 500 हल लेकर के खुदाई करवाते देखते हैं, ठीक है। अब देखिए, अगर बात करें, इसको छोड़ देते हैं, ठीक है, फसलों की बात करते हैं। ठीक है, बुद्ध काल में भारतीय किसान कौन कौन सी क्या क्या फसलें पैदा करते थे, इसकी जानकारी हमें जातकों से मिलती है। मगध और पूर्वी उत्तर प्रदेश का वर्णन पाली त्रिपिटकों में अधिक हुआ है। अतः मुख्य फसल जिसका अधिक वर्णन पाली साहित्य में मिलता है वह धान है। उसके विभिन्न किस्म का वर्णन मिलता है, साली, बूढ़ी, तंदुल। धान के अलावा यव यानी जौ, कंगू, बाजरा, खोंदो, ज्वार की खेती की जाती थी। दालों में जैसे मूंग और उड़द का उत्पादन किया जाता था। तिल, सरसों, अरंड की खेती की जाती थी। मसालों में मिर्च और जीरे की कृषि खेती की जाती थी। ईख की खेती बड़े पैमाने पर मगध में होती थी, जिससे गुड़ और शक्कर बनाए जाते थे। काफ़ी संख्या में पेड़ उगाए जाते थे। कपास की खेती भी बुद्ध काल में बड़े पैमाने पर होती है। थुंडिल जातक में हमें वाराणसी के आसपास कपास की खेती किए जाने का वर्णन मिलता है। इसके अलावा इस काल में प्याज और लहसुन की भी खेती होती थी। लौकी, ककड़ी जैसे कई साग उस समय में काफ़ी भारी मात्रा में उगाए जाते थे। जयसुमन, केतक जैसे फूलों के वृक्ष पौधे उस समय उगाए जाते थे और फल पुष्प बेचने वालों को क्रम से 6 प्रश्न का या मालाकार कहा जाता था। सिंचाई का यद्यपि प्रबंध था, किंतु अधिकांश किसान वर्षा पर निर्भर करते थे। शाक्य और कोलियों के बीच में रोहिणी नदी के बांध पर हुए झगड़े का स्पष्ट हमें जानकारी मिलती है। नदियों को बांध करके नहरें निकालने के ढंग उस समय लोगों को पता था। फूड या करड़ियों से सिंचाई का काम लिया जाता था। चूँकि अधिकतर खेती वर्षा पर निर्भर थी, अतः अकालों के पड़ने का भी हमें वर्णन मिलता है। जैसे बौद्ध साहित्य में एक अकाल का वर्णन, जिसमें पड़ने पर बौद्ध भिक्षु संघ सहित भगवान बुद्ध को उत्तरापथ व्यापारियों द्वारा दिए गए जौ पर निर्भर रहना पड़ा था। ऐसे ही सौगौरा लेख से भी हमें चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पड़े हुए अकाल के बारे में सूचना मिलती है। भू लगान, देखिए, बुद्ध काल में खेती पर राजा की ओर से लगान लगाया जाता था। उसे रजो भाग या राज बलि कहा जाता था। यह अक्सर फसल के अंश के रूप में लिया जाता था। यद्यपि अनाज का भाव तौल मुद्रा के रूप में होता था, लेकिन लेन देन ज़्यादातर जिस रूप में खेती की जाती थी, अनाज के व्यापारियों को, जो कि धान्य वणिज कहलाते थे, जब फसल तैयार हो जाती थी तो राजा के संग्रह करने वाले अधिकारी, जिन्हें निगाहका या बाल साधिका कहा जाता था, खेतों में आकर के फसलों का आकलन कर लेते थे और खलिहानों में तैयार अनाज का निश्चित भाग राजकर के रूप में लेते थे। कभी कभी इस काम को गांव का मुखिया, जिसको ग्राम भोजक या ग्रामिक कहते हैं, वह करता था। ठीक है। बुद्ध घोष ने कहा कि 10वां भाग कर देना जम्बूद्वीप का पुराना रिवाज, इसलिए 10 भाग में 1 भाग भूमि के मालिक को देना चाहिए। ठीक है। तो इस प्रकार से विशेष अवस्थाओं में राजा भूमि कर से लोगों को मुक्त ही कर देता था। यह दर 1/6 से लेकर आधे हिस्से तक कुछ भी हो सकती थी। आपात स्थिति में लोगों से नगद कर भी वसूल किए जाते थे। तो मुख्य रूप से देखा जाए तो 1/6 हिस्सा उपज का लिया जाता था। अगर बात करें पशुपालन की, तो कृषि के साथ साथ गौ रक्षा का अटूट अनिवार्य संबंध था। बुद्ध काल में गौ का सम्मान था। स्वयं बुद्ध ने गायों को माता, पिता, भाई, बंधु की तरह परम मित्र, बलदा और सुखदा बताया है और गौ पशुपालन का प्रतीक है।
प्रत्येक गांव में निश्चित भूमि गोचर के लिए छोड़ दी जाती थी। प्रतिदिन गोप या गोपालक आकर के प्रत्येक घर के पशुओं को ले जाता था और चारागाह में दिन भर चराने के बाद फिर वापस घरों में पहुंचा दिया करता था। इन गोपालों के साथ गजपाल भी होते थे जो बकरियों और भेड़ों को चराते थे। अनेक पुरातात्विक स्थलों से मवेशी, भेड़, बकरियों, घोड़े और सुअर की हड्डियां मिली हैं। धान और चावल का उत्पादन करने वाली अर्थव्यवस्था में कमी की पूर्ति के लिए पशुपालन और शिकार किया जाता था। इस काल के वैदिक काल के विपरीत अब पशु लोगों की व्यक्तिगत संपत्ति थी, किंतु वैदिक काल की तरह चारागाह, जंगल सामान्य संपत्ति थे। ठीक है। शिल्पकारी उद्योग धंधे, देखिए शिल्पकारों का बुद्धकालीन समाज में महत्वपूर्ण और आदरणीय स्थान था। एक ओर शिल्पकारी कृषि द्वारा उत्पादित कच्चे माल पर आधारित थी, तो दूसरी ओर कृषकों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए तत्कालीन ग्रामीण जीवन को आत्मनिर्भर बनाने में लगा हुआ था। बुद्धकालीन व्यापार उद्योग इन्हीं शिल्पकारों और कृषि द्वारा उत्पादित कच्चे माल पर निर्भर था। उस समय शहर कला और शिल्पियों की वजह से बहुत प्रसिद्ध थे, इसलिए परवर्ती ग्रंथों में राजगृह में 18 शिल्प श्रेणियों का वर्णन किया गया है। अनेक शिल्पकारों के बारे में भगवान बुद्ध के जीवन काल में प्रचलित थे, मतलब शिल्पकारियाँ प्रचलित थी। सामंज फल सूत्र में 25 शिल्पकारों का वर्णन है, जिसमें रऊफा, धोबी, नलकार, बाँस की वस्तुएं, नाई, पेशकार, जुलाहे इत्यादि प्रमुख थे। ठीक है, इनका वर्णन हमें मिलता है। वस्त्र उद्योग, सबसे पहले वस्त्र उद्योग से संबंधित शिल्प को लेते हैं। इस उद्योग में अनेक अन्य छोटे उद्योग जुड़े थे, जैसे कताई, बुनाई, रंगाई। अनेक प्रकार के सूक्ष्म वस्त्र बुद्ध काल में बनाए जाने का वर्णन मिलता है, जैसे अलसी के छाल के सूक्ष्म वस्त्र बुद्ध काल में बनाए जाते थे। ठीक है, कपास के सूक्ष्म वस्त्र, ऊन के सूक्ष्म वस्त्र, इनका उल्लेख महाजनक जातक में मिलता है। और काशी जनपद तो बुद्ध काल में अपने बहुमूल्य वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था। काशी के कोमल वस्त्र अपनी ख्याति के लिए विदेशों में प्रसिद्ध थे। उनका मूल्य 1 लाख महापर्ण तक होता था। गांधार, कौटुंबर जनपद अपने बहुमूल्य कंबलों और ऊनी वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध थे। राजाओं की पगड़ियाँ तो स्वर्ण जड़ित होती थी, उनके हाथियों के झूले भी इसी प्रकार के होते थे। शहरों का पुनरुत्थान, देखिए इस काल 6वीं शताब्दी की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी कि शहरी अर्थव्यवस्था का पुनर्विकास। लगभग 1000 वर्ष के बाद 600 ईसा पूर्व के आसपास शहर उदय होते हुए दिखाई देते हैं और नगरीय व्यवस्था का सूत्रपात होती है। तो श्रावस्ती, काशी आदि नगरों के बहुत उदाहरण मिलते हैं। अगर देखा जाए तो कर मुक्त नगर, मिट्टी के प्राचीर वाला नगर, छोटी प्राचीर वाला नगर, अलग अलग नगर, विशाल नगर, समुद्र तटीय नगर, राजधानी, ऐसे कई नगरों का उल्लेख जैन धर्म ग्रंथों में मिलता है। अष्टोबुलस जो सिकंदर के आदेश से एक ऐसे क्षेत्र में भेजा गया जो सिंधु नदी के द्वारा मार्ग बदल करके पूर्व की ओर चले जाने के कारण रेगिस्तान में फैल गया, उसने वहां पर 1000 से ऊपर शहरों और गांवों के अवशेष देखे थे। और इस काल में देखा जाए तो श्रावस्ती जैसे बड़े शहर संख्या में 20 थे, जिनमें कुछ तो बुद्ध की कार्यस्थली होने के नाते काफ़ी महत्वपूर्ण थे। उनमें थे चंपा, साकेत, कौशाम्बी, बनारस, कुशीनारा, पाटलिपुत्र अपनी महत्ता कारण जाना जाता था। तो इस तरह से देखें तो नए नए नगरों का अस्तित्व दिखाई पड़ता है। अब अगर हम बात करें आहत से जनपदी मुद्राओं का प्रचलन, तो इस काल में सर्वप्रथम आहत सिक्के दिखाई पड़ते हैं, जिन पे 1 से अधिक अंकन प्राप्त होते हैं। इनको पीट करके यानी आहत करके बनाया जाता था और इनको अनियमित आकार में काटा जाता था। ठीक है, लेकिन इनका तौल जो है बराबर रहता था। तो इस प्रकार से देखें तो जनपदी मुद्रा भी इस काल की एक प्रमुख विशेषता थी। तो मुझे उम्मीद है बच्चों ये इतना काफ़ी है। श्रेणी संगठन लिख सकते हैं कि भिन्न भिन्न शिल्पों को करने वाले लोगों के संघ बुद्ध काल में बने हुए थे, जो श्रेणियाँ या पूक कहलाते थे। जातक के वर्णन के अनुसार 18 प्रकार के शिल्पकारों के संघ बुद्ध काल में विद्यमान थे। यह अनुमान लगाया जाता था कि इनकी संख्या इससे भी अधिक थी। इन श्रेणियों के अपने कुछ नियम होते थे, उन्हीं के आधार पर आपस में झगड़ा होने पर स्वयं श्रेणी मुखिया जैठन ही उसका क्या करता था, निपटारा करता था। एक जातक में पूग में जाकर किसी व्यक्ति द्वारा झूठी गवाही दिए जाने का भी उल्लेख मिलता है। बुद्ध काल में अधिकतर शिल्प वंशानुगत ढंग से चलते थे। एक कुंभकार और चमत्कार का पुत्र प्रायः उसी काम को अपनाता था, इसलिए कुंभकार कुल सत्थवा जो है वो कुल आदि शब्द का प्रयोग मिलता है। तो शिल्पों का स्थानीकरण भी प्रायः बुद्ध काल में देखा जा सकता है। ठीक है, तो ये आप लोगों को 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में क्या व्यवस्था थी उसके बारे में हमने वर्णन कर दिया है। धन्यवाद।